तो दूसरा जो है, इसमें जो इस चैप्टर में मेन इसी से रिलेटेड है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसी से रिलेटेड है। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन आए चैप्टर से वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आए हैं। सेकंड नंबर पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी है। थर्ड नंबर पे केपलर्स लॉ है। एंड फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है ये फोर्स फील्ड, ये सब आ जाता है। तो इसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में यूनिवर्स के बारे में, तो ये हमने बताया गैलेक्सीज जो हैं से मिलकर बना हुआ है और 10⁻11 गैलेक्सी यूनिवर्स में हैं। गैलेक्सी क्या होती हैं? ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, झुरमुट। जैसे सन एक स्टार है, इस तरह के 10⁻11 स्टार्स एक गैलेक्सी में होती है। और टोटल पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? 10⁻11। तो टोटल स्टार्स हो गए 10⁻22। सेकंड जो है, इनसे छोटे जो हैं वो स्टार्स हो गए। फिर क्या हुआ? प्लैनेट हो गए। फिर क्या हुआ? सैटेलाइट हो गए। और सैटेलाइट भी दो तरीके के, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो गैलेक्सीज, इसमें जो स्टार्स हैं इनकी अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स की कोई लाइट अपनी नहीं होती है, सैटेलाइट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। तो गैलेक्सीज हमने बताया ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स हो गया। स्टार जैसे सन एक तारा ही आपका है, इसकी अपनी लाइट होती है। इन स्टार्स के अराउंड जो रोटेट कर रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। ठीक, 9 प्लैनेट्स पूरे हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इन प्लैनेट्स के अराउंड जो रोटेट कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। ठीक, ये आपका पूरा इसके बारे में है। इसमें सबसे पहले हम लोग, अच्छा जो प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये 9 प्लैनेट्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ? केपलर के 3 लॉज उन्होंने दिए, और जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ना है, केपलर्स लॉ के बारे में। जिसमें फर्स्ट लॉ जो है द लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक, अब लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है? ये सन है, ठीक, और कोई प्लैनेट ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, इलिप्स फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं। ठीक, इसी को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा गया। और इलिप्स फॉर्म रोटेट कर रहे हैं मतलब ऐसे कोई प्लैनेट इस तरह रोटेट कर रहा है, कोई इस तरह रोटेट कर रहा है, कोई इस तरह रोटेट कर रहा है। तो प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे रोटेट कर रहे हैं? इलिप्टिकल फॉर्म में। इसी को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा गया। तो इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं फ्रेम होता है। ठीक, सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ एरिया। इस पर क्वेश्चंस थोड़े बहुत मिलेंगे आपको। अब लॉ ऑफ एरिया क्या है? ये सन है, ठीक, ये ए, बी, सी एंड डी। तो लॉ ऑफ एरिया क्या है कि एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लैनेट्स की वो कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया इंटरसेप्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक t सेकेंड लग रहा हो, तो यहाँ तक भी ये भी कितना लगेगा। और ये मांग चल रहे हैं कि ये जो एरिया है ये वाला इस एरिया के बराबर है। दोनों के एरिया सेम है, तो सेम है तो यहाँ डिस्टेंस ये कम है, यहाँ डिस्टेंस क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। तो क्या हुआ? जितने टाइम ए से बी जा रहा है उतने टाइम में सी से डी जा रहा है। तो बताओ तेज कहाँ चला? सी से डी चला, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम, उसी टाइम में। इसका मतलब हो गया जब प्लैनेट्स जो है सन के नज़दीक आ जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है।
तो जो नज़दीक हैं इसीलिए जो उसके सन के अराउंड नज़दीक रोटेट कर रहे हैं वो ज़्यादा उनकी स्पीड होती है, जो दूर है उनकी स्पीड कम होती है। ठीक, तो ये जैसे मरकरी है, मरकरी 88 डेज़ में ही रोटेट कर जाता है। प्लूटो वगैरह बहुत टाइम लेते हैं। तो ये जो नज़दीक होंगे उनकी स्पीड यहाँ बढ़ जाती है, इसी ला ऑफ एरिया कहते हैं। ये हो गया dA/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसका एरिया रेडियस r मान लो, इसको s ले लो, तो एरिया लिख सकते हो इसको हाफ r इंटू, तो d/dt हाफ r/s इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा 1/2 r और ds/dt। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 r इंटू b इज इक्वल टू, यहाँ से आपका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो बताओ कि vr की वैल्यू क्या हो जाएगी, L अपान, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 L अपान m इज इक्वल टू, बोलो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। तो दिस लॉ आल्सो स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इस पर क्वेश्चन थोड़े बहुत फ्रेम होंगे आपके। थर्ड है द लॉ ऑफ पीरियड, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ पीरियड क्या हुआ, ये हमने ले लिया सन है, ये R1 ले लिया, R2 ले लिया, तो इन्होंने ये कहा कि t² प्रोपोर्शनल टू r³, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, और यहीं से ये t इज इक्वल टू हमने k r⁻³ तो T1/T2 R1/R2 की पावर, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ जो R है वो एवरेज पावर हमने लिया, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वैल्यू आती है R1 + R2 बाई एवरेज, इसलिए कि कभी डिस्टेंस कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो इस पर प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। मतलब केपलर लॉ में थर्ड लॉ पे ज़्यादा क्वेश्चन है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये अभी हम आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आ गया है तो हम लिख लेते हैं, ये R है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², मतलब फोर्स एक्टेड बिटवीन टू मास पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये पहली बात तो ये हो गया कि ये फोर्स जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, जबकि कूलामी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। ठीक, तो यहाँ से ये वेक्टर नोटेशन लिखना चाहो तो F इज इक्वल टू G m1 m2 r² और वेक्टर R। अब वेक्टर R को और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहो तो F इज इक्वल टू G m1 m2 r³, सॉरी यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगा और यहाँ क्या हो गया, वेक्टर R हो गया। क्लियर हो गया। डायरेक्शन के बारे में आते हैं। तो डायरेक्शन जो होता है हमने कहा हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लिखेंगे F21, और ये अपनी ओर अट्रैक्ट, क्या करोगे F12, दोनों इसको लिख सकते हो F12 इज इक्वल टू माइनस, तो बताओ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ को। तो डायरेक्शन ध्यान दे रहना इसका। ठीक, ऐसे हम एक यहाँ बना दे रहे हैं आपको, देखो ये मास m1 है, ये m2 है, ये m3 है, तो ये बताओ कि यहाँ में डायरेक्शन निकालना है फोर्स का, इसकी वजह से किधर होगा बताओ, उसी की ओर, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये हमने लिख दिया F2, और ये बताओ इस पर क्या लगाएगा, ये भी अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लिख दिया हमने F2, एंगल कितना है 90 डिग्री। अब फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा F21 का स्क्वायर प्लस F23 का होल,
कहीं भी फिगर की बात आवे, हमने आपको फिर बताया है, कहीं फिगर की बात आवे तो पहले हम ये देखते हैं कि वेक्टर है कि स्केलर है। स्केलर तो किसको फॉलो करेगा? अलजेब्रा को, तो सीधे अलजेब्रा लगा दिया करो। और यदि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने क्या बताया था? फ्री बॉडी डायग्राम। सेकेंड स्टेप टेढ़े को सीधा, और थर्ड स्टेप यहाँ से दो रास्ते होते हैं। इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट फोर्स निकालना है तो लॉ पैरेललोग्राम, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का। हमेशा जहाँ पर फिगर आवे तुरंत ये दिमाग में तुम्हारे बात आनी चाहिए कि जो हम निकालने जा रहे हैं वो स्केलर है कि वेक्टर है। स्केलर है तो अलजेब्रा फॉलो, अलजेब्रा का मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और वेक्टर है तो उसके 3 स्टेप आपके ध्यान देने हैं। फर्स्ट हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फोर्सेस का डायरेक्शन। सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया? जो टेढ़े, टेढ़े का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे। और थर्ड स्टेप यहाँ से दो रास्ते होते हैं। इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। और यदि इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सीधे लगाओ लॉ पैरेललोग्राम, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा लगा दिया करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? देखिए पहले डायरेक्शन निकाल लिया, ये अपनी ओर अटैक कर रहा है, अपनी ओर कर रहा है। अब एंगल देखा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये लगा दिया डायरेक्ट हमने यहाँ पर, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये फोर्सेस के बारे में हुआ। या इसको डिटेल अभी हम आगे कंपेयर करेंगे, दोनों ब्रांचेज को कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट को और इसको, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इससे आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा ये मिलना है कि चैप्टर में कौन सा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको क्लियर हो जा रहा है। मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसीलिए टॉपिक वाइज, मेहनत तो पड़ती थोड़ी सी, लेकिन हमने टॉपिक वाइज अलग अलग कर दिया है। अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ में अब समझो, उसमें कंपेयर करना चाहो तो थर्ड लॉ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। ठीक, T प्रोपोर्शनल टू R टू पावर 3/2 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। सेकेंड स्टेप पर सेकेंड लॉ है, फर्स्ट वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। चैप्टर के बारे में बताया, अभी आगे देखोगे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत क्वेश्चन है, वो ज़्यादा आते हैं, 90% रिपीट होते हैं क्वेश्चंस से। और इसके बाद आता है आपका एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। फोर्स फील्ड वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि किसी पेपर बनाना है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैट से ले लेता है, दोनों सिमिलर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट ऑफ 6r एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये देखिए अर्थ है और यहाँ से 6r ये है, ठीक। R being the radius of Earth, the time period of another satellite at height 2.5, एक दूसरा सैटेलाइट है 2.5R यहाँ पे है। तो हमें ये फाइंड करना है कि द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट 2.5 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहे हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो फॉर्मूला समझ गए होगे। अब एक चीज़ और ध्यान दो कि जो हाइट हम लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, हमेशा सेंटर्स लेते हैं। कोई पार्टिकल होता है वहाँ कोई मायने नहीं रखता है, बहुत माइन्यूट होता है तो हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन अब आप ग्रेविटी में आओगे तो यहाँ पे पूरा एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, तो सारा डिस्टेंस कहाँ से कंसिडर करते हैं? सेंटर से। सरफेस से दिया है तो बताओ यहाँ R और हो जाएगा, यहाँ R और हो जाएगा। तो इसका मतलब R1 की वैल्यू 7R हो जाएगी और R2 की वैल्यू 3.5R है जी। एक बात और कह रहे हैं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। क्लियर हुआ? हम बता चुके हैं इसके बारे में कि जो अराउंड द अर्थ उसी के ऊपर रोटेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड बिल्कुल अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो इसका मतलब एक बात हमें मिल गई कि T1 इज इक्वल टू, और T2 हमें क्या करना है? ये जियो स्टेशनरी है ये वाला, ये नहीं है, ठीक। तो अब बता दो फॉर्मूला क्या लगाओगे? T1 अपान T2 R1 अपान R2 टू पावर 3/2। अब T1 की जगह 24, T2 आपको फाइंड करना है, R1 की जगह 7R, R2 की जगह 3.5R टू पावर, ये 2 टाइम्स हुआ
तो 2 टाइम्स हुआ तो 2 की पावर 3/2, तो हम ऐसे लिख रहे हैं 2 की पावर 3 टू पावर 8 आया। 8 को लिख सकते हो, √8 को लिख सकते हो 2 बोलो। तो यहाँ से T2 की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी। ये हो जाएगा 24/2√2, तो ये 12/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 से करोगे तो आंसर आएगा। तो ये आंसर आपका आ गया D वाला। ठीक, क्वेश्चन सेकंड देखिए। अ प्लैनेट मूविंग अलॉन्ग elliptical orbit closest to the sun at distance r1 and furthest away from distance r2, मतलब एक डिस्टेंस आपको r1 गिवन है और दूसरी क्या है, r2 है। इफ b1 एंड b2 आर लीनियर वेलोसिटीज एट दिस पॉइंट्स, ये b1 है और ये क्या है, देन द रेशियो ऑफ b1 एंड b2। अब बताओ कौन सा लगाओगे। अभी हमने बताया था एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व हुआ, एंगुलर मोमेंटम फार्मूला होता है mv/r, तो हम ये लगाएंगे कि L = होता है mv। तो यहाँ से m1 b1 r1, m2 b2 r2। अब देखो, planet moving along elliptical orbit closest to the sun at distance r1 and farthest away from r2 if v1 and v2 are their linear velocities, तो पॉइंट तो प्लैनेट एक ही है, तो इसका मतलब मास दोनों क्या हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे b1 r1 = b2, और फाइंड हमें क्या करना है, b1/b2, तो r2/, यहाँ इसलिए लगा दिया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L = होता है mv/r। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, अब T1 देखिए 24 दिया है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज डिक्रीज टू 1/4, T2 आपको फाइंड करना है। r1 = r लिख दो, तो r2 जो हो जाएगा r/, डिक्रीज के 1/4 हो जा रहा है, तो हमें लग रहा है बताने लायक ये भी नहीं है। T1/T2 r1/r2 3/2, r/r/4 टू पावर 3/2, बोल दो 4 चला गया ऊपर, तो हो जाएगा 4 टू पावर 3/2। 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 2, और 2 का क्यूब करोगे क्या आएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ से अब T1 तुम्हें 24 दिया ही दिया है, तो 24/T2, तो T2 = 24/8, क्या आंसर आया, 3 आंसर आ गया। बोलो। अब जेई क्वेश्चन आइए। इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन r1 1.5 10⁻⁶ किलोमीटर, ठीक, then the distance of an imaginary planet from the sun if its period is 2. अब देखिए, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ये दिया गया है, then the distance of an imaginary planet from the sun if its period of कितना दिया है 2. इसकी क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, r2 हमें निकालना है, बोल दो। तो ये बताओ T1 अर्थ जो है सन के अराउंड, अब देखो ये किस में दिया गया, यूनिट किस में दी गई है, तो बताओ ईयर में कितना हो जाएगा, 1 ही तो रखोगे, पूरा 1 ईयर में एक राउंड लगाता है। अर्थ जो है सन के अराउंड कितना टाइम लेती है, 1 ईयर, और ये जो है जो दूसरा प्लैनेट इमेजिनरी है वो 2.83 ईयर लिया गया, इसको हमने नाम दे दिया T2, ठीक। r2 फाइंड करना है, तो बताओ फार्मूला क्या बताए थे अभी, T1/T2 = r1/r2 टू पावर, जो निकालना हुआ करे, हमने शुरू में बताया था लेफ्ट साइड लाया करो, उसके ऊपर कोई पावर, हमें निकालना है r, इसको इस साइड ले आया करो, तो r1/r2
और T1 अपान T2, जो पावर यहाँ इधर लाओगे तो पावर क्या होती है, पलट जाती है। तो 3/2 जगह क्या हो जाएगी ये। अब R1 तो आपको गिवन है ही है, T1 की वैल्यू 1, T2 2.83 टू पावर 2/3, R1 की वैल्यू फाइंड करोगे। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसको 2 ले लो तुम, R2 फाइंड करना है। तो R2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी R1 मतलब क्या हुआ 1.5 10⁻⁶ किलोमीटर, ठीक, बोलो। और R2 हमें फाइंड करना है, R1 रख दिया और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक, अब ये करोगे अप्रॉक्स वैल्यू, इसको 2 मान लो, तो ये कैलकुलेट करो 2 टाइम्स आएगा। 2 टाइम्स करोगे तो वैल्यू लगभग आपकी यही आ जाएगी 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर। अब इसमें देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज गिवन। बताओ टाइम पीरियड कितना दिया है, 7 आवर दिया है। इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज 3 टाइम्स, तो रेडियस R1 इज इक्वल टू R ले लो और R2 इज इक्वल टू 3R ले लो। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ गिवन 7 आवर। इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज टू 3 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, द अप्रॉक्सीमेट न्यू टाइम पीरियड मीन्स क्या फाइंड करना है। अब देख लीजिए, तो T1 अपान T2 R1 अपान R2 टू पावर 3/R अपान 3R टू पावर 3/। अब इधर देखिए 1/3 का क्यूब करो 27, तो 1/27 का अंडर रूट हो जाएगा ये वाला। बोलो, इधर देखो 3 आएगा, 3 क्यूब करोगे तो 3 क्यूब कितना आया 27, और 27 का ये लिखा 1/2, तो 1/2 अंडर रूट लगा दिया हमने। और T1 की वैल्यू यहाँ 7 हो गई और T2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बता दो T2 इज इक्वल टू क्या हुआ 7√20। जब हमने कहा था जब लास्ट में जाया करो तो थोड़ा ऑप्शन देखा करो। अब ऑप्शन में हम आते हैं, देखिए 27 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, और 6 करोगे तो 36। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में है, हम 5 मान लेते हैं। 5 मान लोगे तो आंसर कितना आएगा 30, लेकिन 5 से थोड़ा सा ज़्यादा करोगे 36 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब ये नहीं कि इसको अलग से जाके रूट निकालना शुरू करो, टाइम बर्बाद करो, नहीं, कुछ नहीं। 30 हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। अब ये 2 ऑप्शन है, ये काफ़ी फर्क में है, यही आंसर आपका हो गया। ठीक, टू प्लैनेट्स A and B equal mass are having their period revolution T and TV, and TA is equal to 2TV. These planets are revolving in a circular orbit RA and RB. Which out of the following would be the correct relationship? चलो बताओ क्या है दिया है, बताओ। फार्मूला समझ ही आ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ आर की वैल्यू है, तो क्या करो TA अपान TB इज इक्वल टू RA अपान RB टू पावर 3/। अब TA इज इक्वल टू 2TB, तो TB लिख दिया, RA RB टू पावर 3/2, ये कैंसिल हो गए। ओपन कर लो तो 2। अब देखिए ऑप्शंस में आइए, ये तो होगा नहीं। अब ये ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, तो क्या करो, देखो ऑप्शन में देखो, यहाँ स्क्वायर दिया है, यहाँ क्यूब दिया है, यहाँ क्यूब दिया है। इसका मतलब ये क्यूब वाला रखो, 2 वाला इधर ले आओ। ये 1/2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पावर पलट जाएगी ना। ये 1/2, तो 1/2 इसको करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब ये बचा आपका RA³ अपान, तो बता दो RA³ इज इक्वल टू 4 इंटू, ऑप्शन मैच कर लीजिए,
अब इसको देखो, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर x1 एंड x2, x1 एंड x2. इफ द मिनिमम स्पीड द प्लैनेट ऑन द ट्रेजेक्ट्री इज v0. अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ, ये मिनिमम डिस्टेंस हुई और ये क्या हुई, मैक्सिमम हुई. इफ द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट, इसका मतलब ये v0 दिया है और आपको ये v आपको क्या करना है, फाइंड करना है. अब बताओ क्या करोगे, समझ बताओ फॉर्मूला. डिस्टेंस दिया हो, वेलोसिटी दिया गया हो, ऑप्शन मैच कर लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो. तो बताओ m v0 x1 m b x2, तो यहाँ से आ गया v0 x1 इज इक्वल टू b इंटू देन b इज इक्वल टू v0 x1 अपान नहीं v0, रुक जाओ, नहीं b वैल्यू निकालना है, फिर से चेक कर लेते हैं. द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक, ओके. रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर x1 एंड x2, x1 एंड x2. इफ द मिनिमम स्पीड, हाँ रुक जाओ, अब कहाँ गड़बड़ हम लोग कर गए, इधर देखो, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस है, यहाँ दो क्वेश्चन इसी में छुप गया है, और ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक. और जहाँ डिस्टेंस मिनिमम होगी वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. पॉइंट क्लियर हो गया. तो ये जो है x1 ये मिनिमम है, तो यहाँ वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी. इसका मतलब ये v हो जाएगा और ये क्या होगा, v0. ये आपको जो v है ये फाइंड करना है. एक मिनट, बात समझ में आ रही आई. एक्चुअली फिर से समझ लो, x1 मिनिमम डिस्टेंस है, x1 आपका ये हुआ, ये x2 हुआ, और जहाँ डिस्टेंस मिनिमम होगी वहाँ स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी. इसका मतलब अब इन्होंने क्या दे दिया था, देखो, इफ द मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड यहाँ पे होगी, यहाँ पर, और यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो आपको यहाँ पर जो है ये चेंज कर लीजिए, यहाँ पर तो अब हम ये लिखेंगे m b x1 हाँ, तो b इज इक्वल टू b0 x2 अपान ये हो गया. दोनों आंसर देखो दिया था ताकि गलती करो वही वाली. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बी दिया है हैज लीस्ट वेलोसिटी इज व्हेन इट नियरेस्ट, तो गलत हो गया, नियरेस्ट पे तो मैक्सिमम होगी ना. कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये भी गलत हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी. इट्स एरियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है. एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी गलत हो गया. एरियल वेलोसिटी डिपेंड किसी में नहीं, एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट. तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है. वही पे आओ. टू फॉलो अ ट्रेजेक्ट्री सच दैट एरियल वेलोसिटी इज, तो ई वाला करेक्ट हो गया, ठीक. Satellite is in an elliptical orbit around the planet P. It is observed that velocity of the satellite when it is furthest from the planet is 6 times less than. अब इसको समझो. ये सन है, ठीक. Satellite is in elliptical orbit planet P.
it is observed that the velocity of satellite when it is farthest from the planet, यहाँ पर farthest from the planet is 6 times less than when it is closest to the planet। मतलब जो वेलोसिटी है यहाँ पर हम मान लो v1 कह लें और यहाँ v2 कह लें, तो क्या बताओ v2 इज इक्वल टू 6 टाइम लेस, तो v1 बाई 6 हुआ कि नहीं हुआ, और 6 टाइम ग्रेटर होता तो 6 इंटू v1 होता, कह रहे 6 टाइम लेस है तो v1 बाई 6 है। अब बताओ ये आपका r1 है और इसको हमने क्या कह लिया r2 कह लिया। अब क्या करें, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट्स एंड द प्लैनेट्स एट क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट ये वाला हुआ, फॉरदेस्ट ये हुआ, तो हमें r1 अपान, तो बता दो क्या करोगे, m b1 r1 m b2, b1 ऐसे रख दो, r1 ऐसे रख दो, b2 की जगह b1 बाई 6 इंटू, तो अब b1 कैंसिल हो गया, तो क्या निकालना था तुम्हें, r1 अपान r2 निकालना था, तो 1 बाई 6 मीन्स 1 रेशियो, क्लोजेस्ट एंड फॉरेस्ट का रेशियो निकालना था, तो क्लोजेस्ट आपका r1 हुआ, फारदेस्ट आपका r2 हो गया। ओके, मैं तो बता ही चुके हैं, L अपान अभी बताया ही था।